ऑफ यू SBN ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 जल संसाधन। परिचय पढ़ लेते हैं हम इसका। जल प्रकृति की अनुपम देन है जो कि पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। पृथ्वी के धरातल पर 71% जल तथा 29% स्थल है। इस जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में है तथा शेष 3% जल उपयोग हेतु है। इस जल का भी 69% हिम रूप में तथा 30% भूमिगत रूप में रहता है। शेष 1% जल का उपयोग मानव पेयजल, सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। यानी कि ये बता रहा है कि जल जो है हमारी पृथ्वी पर जितना भी है, पृथ्वी के धरातल पर, उसका लगभग 71% जल जो है और मतलब धरातल, पृथ्वी का जो धरातल है उस पर 71% जल है और बाकी का 29% जो है वो स्थल है। ठीक है, मतलब कि 71% पे ही जल है, बाकी 29% पे जो है हमारे स्थल बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि लेकिन हमारे यहाँ पृथ्वी पर पानी तो बहुत है ना, लेकिन जो पानी है उसका लगभग 97% जो है, यानी 97% जो पानी है वो महासागरों में है और खारे पानी के रूप में है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बाकी जो फिर 3% बचता है वो 3% काम में लिया जाता है। अब उस 3% का भी अगर हम देखें तो उस 3% जल में भी 69% जो है वो तो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है और 30% जो पानी है वो ज़मीन के अंदर भूमिगत रूप से बहता है ना, यानी ज़मीन के अंदर बहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे उपयोग के लिए केवल बचता है 1%, यानी कि 100% जो जल है उस जल का 3%, और उस 3% में से भी 1% जल जो है वो हमारे काम के लिए मतलब हम उपयोग में ले सकते हैं। यानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए, आर्थिक क्रियाओं के लिए, सब के लिए हमें 1% जल जो है वो ही मिल पाता है। भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जाता है। इस मानव उपयोगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल तथा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का भाग है। सन 2000 में भारत में जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर तथा सन 2025 में यह मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन तथा संरक्षण आवश्यक हो गया है। यानी ये बता रहा है हमें कि हम जो जल प्रयोग में ले रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे जो भारत है, भारत में उपयोग के लिए जो कुल जल है उसकी उपलब्धता अगर हम देखें तो वो है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। क्यूबिक मीटर जो है मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर जो है ये जल को नापने की मतलब उनका वो एक जल को नापने की इकाई है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से नाप करके वो बता रहे हैं कि इतना जल जो है उपलब्ध है और इसमें से लगभग 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल जो है वो उपयोग में, केवल वही उपयोग में लिया जा सकता है। यानी है तो 1869 मतलब है तो 1869 जल उपलब्ध है, लेकिन उसमें से केवल 1123 जो मतलब 1123 क्यूबिक बिलियन मीटर जो जल है वही काम में लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इस उपयोगी जल में से भी अगर हम देखें तो 690 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो सतही जल है, यानी सतह पर बहता है, और लगभग 433 बिलियन क्यूबिक मीटर जल जो है वो भूजल है, यानी भूमि के अंदर वाला जल है। सन 2000 में अगर हम देखें तो जल की कुल आवश्यकता, यानी जल की जो है लोगों को कुल आवश्यकता जो पड़ती थी वो लगभग 634 बिलियन क्यूबिक मीटर थी, यानी केवल इतने जल की आवश्यकता थी उस समय पे। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है तो 2025 में ऐसा लगता है कि आवश्यकता बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जनसंख्या वृद्धि को और वैश्विक उष्णता जो हो रही है, इन दोनों कारणों से जल संसाधनों पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उन प्रभावों के अनुसार हमें लगता है कि अब हमें जल के संसाधन जो है या तो उनका उचित तरीके से प्रयोग करना है या फिर जल संरक्षण की जो है कोई पद्धतियाँ जो है उनको नई पद्धतियाँ जो है उनको स्थापित करना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं हम जल प्रबंधन क्या होता है। अब ये आप देख सकते हैं ये भूमिगत जल का जो ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में देखिए भूमिगत जल है हिमानियों के रूप में और फिर अन्य रूप में, यानी जो रेड वाला है पूरा वो तो जो है बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है और जो ब्लू वाला है वो जल केवल वो भूमिगत जल है, और केवल जो ये थोड़ा सा 1% जो बचा है ये ग्रीन वाला है ना,
ये ग्रीन वाला जल हमारे काम में लिया जाता है। वहीं अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जल, ये वाला जो डायग्राम है इसमें देखिए आप, पूरा जो जल है उस जल का 97% जो है वो खारा जल है, केवल ये 3% जल है जो पानी के योग्य है ना। और यही रेड जल जो है इसी का यहाँ पर डायग्राम बताया गया है, पूरा 69%, 30% और 1% ये जो है वो बताया गया है। ठीक है, चलो जल प्रबंधन पढ़ लेते हैं। वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून की अनियमितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक होता है। देश में आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं आरंभ की गई हैं, जिससे बाढ़ व सूखे की समस्या से बचाव होने लगा। वहीं बिजली, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, मछली पालन और पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग मिला है। यानी कि अगर हम देखें तो क्योंकि वर्षा जब होती है तो वर्षा का बहुत सारा जल यूं ही व्यर्थ बहता है और बह करके जा करके कहाँ मिल जाता है, महासागरों में मिल जाता है। और महासागरों का पानी कैसा है, खारा है ना। जो कि बारिश का पानी खारा नहीं होता है, वो तो पीने योग्य पानी होता है, लेकिन वो व्यर्थ बह करके कहाँ चला जाता है, महासागरों में, और उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति जो है खुद ही उस खारे पानी को, जो इतना सारा खारा पानी होता है, उसको संघनन की प्रक्रिया के द्वारा मीठा करके वापस हमारी पृथ्वी पर भेजती है। लेकिन हम लोग क्या है, उसको संरक्षित करने के बजाय उसके व्यर्थ बहने देते हैं और वो कहाँ चला जाता है, वापस महासागरों में। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या की मांग बढ़ रही है पानी को लेकर के, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब मानसून में भी जो है परिवर्तन आ रहा है। कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कभी नहीं होती है ना। तो मानसून में जो परिवर्तन आ रहे हैं, इन अनियमितता आ रही है मानसूनों में, और उस वजह से अकाल और सूखे की समस्या भी आ रही है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए जो है हमें बहुत सारी बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं विकसित करनी पड़ी और वो प्रारंभ हुई है। और इससे जो है अब कहीं ना कहीं सूखे की समस्या जो है उससे बचाव होने लगा है। और वहीं पे जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ये बिजली, पेयजल, सिंचाई, इन सब को जो है बढ़ावा दे रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यानी ये जो बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं बनाई गई थी, इनको उस समय के जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने आधुनिक मंदिर कहा है भारत का। भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। मतलब भारत में जो ये बहुउद्देशीय जल परियोजना है, इनका संचालन केंद्र करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले केंद्र के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे भाखड़ा नागल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी परियोजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, तो भाखड़ा नागल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी, ये सारी जो परियोजनाएं हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हो रही हैं। वहीं हम देखते हैं राज्य सरकारों ने कौन कौन सी चलाई हैं। तो राज्य सरकार के माध्यम से चंबल परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान, मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल, माही परियोजना गुजरात तथा राजस्थान, गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश, मच्छकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व ओडिशा जैसी विभिन्न परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है ना। यानी हम देखते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा जो है कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, हम उन्हें देख लेते हैं एक बार। तो चंबल परियोजना चलाई जा रही है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। वहीं नागार्जुन सागर परियोजना है जो आंध्र प्रदेश की जल परियोजना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तुंगभद्रा परियोजना, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। वहीं सरदार सरोवर परियोजना जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना ये दोनों पश्चिम बंगाल की परियोजनाएं हैं। माही परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। वहीं गंडक परियोजना जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और एक है मच्छकुंड परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो इन परियोजनाओं के माध्यम से जो है जल का संचयन किया जा रहा है, जल संरक्षण किया जा रहा है और इन्हें जो है जल को संरक्षित रखा जा रहा है आगे प्रयोग में लेने के लिए। अब पढ़ते हैं हम भाखड़ा नागल परियोजना। 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। मतलब कि हम देखते हैं 1948 में जो है ये भाखड़ा नागल परियोजना प्रारंभ हुई थी और लगभग 1963 में ये पूर्ण हुई थी।
और इसको जो है देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर है उसके निकट जो है स्थापित की गई है। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत व पेयजल की आपूर्ति द्वारा आर्थिक विकास करना है। यानी ये क्या कह रहा है कि ये जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। और इसका उद्देश्य केवल कितना है, इसका उद्देश्य है कि सतलज और यमुना के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, है ना, यानी सतलज और यमुना दोनों के मध्यवर्ती जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर सिंचाई की जाए, है ना, और वहाँ पर पेयजल की आपूर्ति करा दी जाए। और अगर विद्युत उपलब्ध नहीं है तो जल विद्युत उत्पन्न करके वहाँ विद्युत की भी पूर्ति की जाए। इस योजना के तहत 2 बांध पंजाब के अम्बाला ज़िले में बनाए गए हैं। पहला भाखड़ा बांध जो कि 518.16 मीटर लंबा तथा 167.64 मीटर ऊंचा है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में यह सबसे बड़ा बांध है। दूसरा भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाया गया है, जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर तथा नरवारा नहरें निकाली गई हैं। यानी हम अगर देखते हैं तो जो भाखड़ा मतलब ये जो योजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, इस परियोजना के तहत पंजाब के अम्बाला ज़िले में जो है 2 बांध बनाए गए हैं। पहला भाखड़ा बांध है जो लगभग 518 मीटर ऊंचा है, लंबा है, और 167 मीटर जो है वो ऊंचा है, ठीक है। और सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है इसको माना जाता है। खड़े बांधों में अगर देखें, सीधे खड़े बांधों में, तो ये सबसे बड़ा बांध माना जाता है। वहीं दूसरा बांध जो है वो लगभग इस भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है, नांगल बांध, है ना। और ये जो है इसलिए बनाया गया है कि भाखड़ा बांध का जो अतिरिक्त जल जो है निकलेगा, उस अतिरिक्त जल को संचित करके और उससे जो है जल उत्पन्न मतलब विद्युत उत्पन्न करी जा सकती है। अब इन बांधों से जो है बहुत सारी नहरें निकाली गई है, जैसे भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर, नरवारा नहर, इस तरह से अलग अलग नहरें निकाली गई है, जिससे कि सतलज और यमुना के बीच के जो क्षेत्र हैं उनको सिंचित किया जा सके, वहाँ पेयजल की आपूर्ति की जा सके और वहाँ पर सिंचाई भी की जाए, विद्युत उत्पन्न कराई जा सके, ठीक है। तो अगर हम भाखड़ा के बारे में शॉर्ट में अगर देखें तो सीधा है कि ये लगभग 1948 में प्रारंभ हुई थी और 1963 में जो है ये ख़त्म हुई थी। और उसके अलावा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर जो है उसके निकट बनी हुई है। और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इसमें जो है 2 मुख्य बांध बनाए गए हैं और वो बांध अम्बाला में बनाए गए हैं। पहला भाखड़ा बांध है जो लगभग 518 मीटर ऊंचा लंबा है और 167 मीटर ऊंचा है, और ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। हाँ, इसी से 13 किलोमीटर नीचे एक और बांध बनाया गया है, जो कि भाखड़ा बांध का जो अतिरिक्त जल है उसे सिंचित करने के उद्देश्य से बनाया गया है ना। और इससे बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं, भाखड़ा नहर, नरवाना नहर, है ना, दोआब नहर, नांगल नहर, सरहिंद नहर, इस तरह से बहुत सारी निकाली गई हैं। नांगल विद्युत गृह व कोटला एवं गंगवाल में 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। यानी इस नहर परियोजना के तहत नागला विद्युत गृह और कोटला और गंगवाल, इन यहाँ पर भी जो है 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। अब ये देखते हैं हम भाखड़ा नागल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरे उठते हैं। भाखड़ा पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर है और यह भारत की प्रगति का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, है ना, यानी उन्होंने बताया है भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में कि ये जो परियोजना है कुछ आश्चर्यजनक है और कुछ विस्मयकारी है ना। और इसको देख करके आपका मन जो है उसमें अचानक से हिलोरे उठने लगते हैं। और इसको भारत का मंदिर कहा है उन्होंने, ना, नवीन मंदिर कहा है। अब हम पढ़ते हैं दामोदर घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना जो कि पश्चिमी बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसे पश्चिमी बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में आरंभ किया गया था। यानी अगर हम देखें तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो स्वतंत्र रूप से भारत की पहली परियोजना थी, है ना, जो कि उस समय शुरू की गई। और ये लगभग पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसे पश्चिम बंगाल में जो है शोक कही जाने वाली जो दामोदर नदी है उस पर बनाया जाता है। इसको शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दामोदर नदी में प्रति वर्ष जो बाढ़ आती है और उस बाढ़ की वजह से वहाँ पर शोक छा जाता है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इस नदी दामोदर नदी पे शुरू की गई थी, ये लगभग 1948 में। आगे पढ़ते हैं हम।
यह नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात थी। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। बाराकर, बोकारो व कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपरदन से प्रभावित होता है। यानी कि ये जो नदी है ये अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए, अपरदन करने के लिए और बाढ़ के लिए जो है प्रसिद्ध है। यानी ये नदी जो है इसमें प्रतिवर्ष इतना जल आता था कि भाई ये जो है इससे ये अपना मार्ग मतलब बहुत तेज़ जब जल आता था तो वो नदी अपना मार्ग छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में भी चली जाती थी और वहाँ पर भी बाढ़ और अपरदन जो है करती थी। तो इसलिए ये कुख्यात थी, तो इस नदी पर ये परियोजना बना दी गई। अगर हम देखें तो ये जो नदी है छोटा नागपुर के पहाड़ के पूर्व की ओर बिहार और झारखंड में लगभग 290 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में जो है लगभग 240 किलोमीटर बह करके फिर जो है ये जा कर के हुगली नदी में गिरती है। उसी के बाद अगर हम देखें तो बोकारो और बाराकर जो है और कोनार ये इसकी सहायक नदियाँ, यानी 3 इसकी सहायक नदियाँ मानी जाती हैं, बाराकर, बोकारो और कोनार। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो इस नदी के द्वारा लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर जो एरिया था उसमें बाढ़ आ जाती थी या उसमें जो है उस क्षेत्र में अपरदन का कार्य मतलब अपरदन होता था, है ना। तो यानी ये इतने बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे, इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना, ठीक है, अमेरिका ने जो टेनेसी घाटी परियोजना चला रखी थी उस निगम के प्रारूप के अनुसार जो है भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल व झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। तो यानी भारत सरकार जो है उसने अमेरिका में एक टेनेसी घाटी परियोजना निगम बनाया हुआ था, है ना। वहाँ पर भी इस तरह की एक नदी है और उस नदी में भी प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, तो उन्होंने एक निगम बना लिया था। तो इसी तरह उन्हीं के अनुसार जो है भारत ने भी अपनी दामोदर घाटी जो है एक निगम बना लिया और उसके बाद इस निगम ने ये उद्देश्य बनाया है कि हमें पश्चिम बंगाल और झारखंड नदी घाटी के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में विकास करना है, आर्थिक विकास भी करना है और ताकि आर्थिक विकास से जो लोगों का जीवन स्तर है वो सुधर पाए भाई, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो सीधी सी बात है उनका सारा जो व्यवसाय है वो चौपट हो जाता होगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, है ना। तो वहाँ नदी घाटी परियोजना स्थापित करके वहाँ जो भूमि है उसे सिंचित किया जाए, वहाँ जो है कृषि के नए जो है उपज उत्पादित की जाए या नया उत्पादन जो है स्थापित किया जाए, इस तरह से उनका आर्थिक विकास किया जाए ताकि उनका जीवन स्तर जो है वो सुधर सके। आगे पढ़ते हैं हम। इस योजना में बाराकर नदी पर मैथान, बाल पहाड़ी व तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार तथा दामोदर नदी पर अघर बांध, बरमो बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, एक दुर्गापुर अवरोधक बांध, बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण तथा 2,500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। यानी अगर हम देखें तो ये जो क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई ये निगम बनाया दामोदर घाटी निगम और उन्होंने एक उद्देश्य बनाया कि हमें पश्चिम बंगाल और झारखंड जो नदी घाटी है वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ आर्थिक विकास करना है और लोगों का जीवन स्तर सुधारना है, तो उसी उद्देश्य से इन्होंने बाराकर नदी पर मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया ये 3 बांध बनाए हैं। वही हम देखते हैं बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया है, कोनार नदी पे कोनार बांध बनाया गया और दामोदर नदी जो है उस पर अगर बांध, बरमो बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध और एक दुर्गापुर अवरोधक बांध, बोकारो बांध, है ना। चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में फिर जो है 3 जल विद्युत गृह निर्माण किए गए हैं और लगभग 2,500 किलोमीटर की नहर प्रणाली का विकास किया गया। यानी क्योंकि जल अपना क्षेत्र जो था उसे परिवर्तित करके अलग अलग क्षेत्रों में बह जाता था, तो इसलिए कहीं पर जो है उस जल को बहुत तेज़ी से जाने से रोकने के लिए बांध बनाया गया, तो कहीं जो जल था उस जल का प्रयोग करने के लिए बांध बनाया गया, कहीं वहाँ जल विद्युत गृह उत्पादन बना दिए गए या निर्माण कर दिए गए जिससे कि वहाँ की जो ये जो जल है इससे विद्युत उत्पादन किया जा सके। अब इससे अगला पढ़ते हैं हम हीराकुंड परियोजना। प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी योजना जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी महानदी पर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई। यानी अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय जो भारत है वहाँ की महत्वाकांक्षी योजना जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से जानी जाती थी नदी महानदी, उस पर भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी, है ना, उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई थी। तो यानी ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई परियोजना है हीराकुंड परियोजना
और ये कहाँ बनाई गई है, तो महानदी पर बनाई गई है। इसको महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था। यानी यहाँ पर भी मानसून काल में जो है बाढ़ आ जाती थी और बाढ़ के कारण ये नदी जो है उड़ीसा का शोक कही जाती थी। यानी अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की शोक कही जाने वाली नदी कौन सी है, दामोदर नदी, जिस पर दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई है। और अगर हम देखें तो हीराकुंड परियोजना जो है वो कहाँ पर है, तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। और उड़ीसा के, क्योंकि उड़ीसा में उड़ीसा का शोक कही जाने वाली महानदी जो है उस पर यह परियोजना स्थापित की गई है भारत सरकार द्वारा। तो पढ़ते हैं हम इसको। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। शेष समय में सूखे तथा अकाल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी अगर हम देखें तो ये महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ की जो बस्तर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। और उड़ीसा और नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में तो क्या होता है, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। और बाद में जो मतलब मानसून काल जैसे ही निकलता है उसके बाद यहाँ पे सूखे की स्थिति हो जाती है। तो यानी दोनों ही स्थिति में ये उड़ीसा का शोक बनती थी, क्योंकि पहले तो यहाँ पे अचानक से बाढ़ आ जाती थी और बाद में जो है फिर सारा पानी बह जाता था और उसके बाद वहाँ यहाँ पे सूखे की जो है समस्या इनको झेलनी पड़ती थी। तो भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर में से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया। यानी अगर हम देखें तो भारत सरकार ने लगभग 68 करोड़ रुपए जो थे उनकी लागत से यहाँ पर संबलपुर में एक 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड बांध मतलब उन्होंने हीराकुंड बांध बनाया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है, जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इसके अलावा तिकरपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया, जिसमें प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर एवं बाईं ओर सेसन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया तथा दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। यानी अगर हम देखें तो जो सरकार है, भारत सरकार, उसने इस पर पैसा खर्च करके बहुत लंबा जो है बांध बनाया, लगभग 14 किलोमीटर ऊंचा जो है बांध बनाया है। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई अगर हम देखें तो 4801 मीटर है, जिसमें लगभग 800 टन करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इसके अलावा तिकरपाड़ा व नराज में 2 बांध और बनाए गए हैं, है ना। और ये जो योजना है हीराकुंड परियोजना, ये 2 चरणों में पूरी होती है। यानी पहले चरण में तो संबलपुर में जो है हीराकुंड बांध बनाया गया और बाद में इस संबलपुर बांध से 2 नहरें निकाली गई। मतलब दाहिनी ओर अगर हम देखें तो बोरगढ़ नहर और बाईं ओर सेसन और संबलपुर नहर निकाली गई। और उसके बाद इसका दूसरा चरण जो था उसमें 4 विद्युत गृह स्थापित किए गए। तो इस तरीके से 2 चरणों में ये नदी घाटी परियोजना जो है वो पूर्ण होती है। यानी अगर हम देखें तो क्या है, उड़ीसा में शोक कही जाने वाली जो महानदी है उस पर एक परियोजना बनाई गई है, लगभग 68 करोड़ रुपए खर्च करके। और लगभग 14 किलोमीटर ऊपर जो है ये बनाया गया बांध है और इसकी लंबाई लगभग 4801 मीटर है। इसमें लगभग 810 करोड़ घन मीटर जल जो है वो संचित होता है। और ये 2 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में संबलपुर में इस पर बांध बनाया गया और वहाँ से दाईं और बाईं ओर नहरें निकाली गई हैं। और उसके बाद दूसरा जो चरण है उस चरण में यहाँ पर 4 विद्युत गृह स्थापित। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।